हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय मोहित पर। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं द सोल्जर की समरी, जिसे रूपर्ट ब्रूक ने लिखा है। यह आपका पोएट्री का चैप्टर नंबर 6 है और अभी इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसकी समरी बताने वाला हूँ। बिल्कुल ऐसी समरी जो आपको एग्जाम में लिखनी है, बहुत ईजी लैंग्वेज में। अगर आपको हर चैप्टर की समरी चाहिए तो आप हमारे प्लेलिस्ट पर विजिट करें। प्लेलिस्ट में आपको A to Z चैप्टर की समरी मिल जाएगी। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आगे बढ़ते हैं उससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि हम समरी को कैसे लिखेंगे, क्योंकि बिना समरी को समझे हुए आप बढ़िया समरी नहीं लिख सकते हैं। हम हर चैप्टर की समरी को स्टार्ट करने से पहले यह बता देता हूँ कि समरी कैसे लिखते हैं। हाउ टू राइट ए समरी। आपको किसी भी समरी को लिखने के लिए आपको ये 3 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। स्टेप 1 में सबसे पहले आपको समरी को स्टार्ट करना पड़ेगा। स्टेप 1 में आपको सबसे पहले समरी को स्टार्ट करना पड़ेगा औसम तरीके से, शानदार तरीके से। इसके लिए आपको एक पैराग्राफ में लिखना पड़ेगा। स्टेप 2 में आपको समरी का बॉडी लिखना पड़ेगा कम से कम 2 से 3 पैराग्राफ में। और स्टेप 3 में आपको समरी का कंक्लूड करना पड़ेगा कम से कम 1 पैराग्राफ में। यानी टोटल 3 से 4 पैराग्राफ में आप समरी को इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम समझेंगे कि पैराग्राफ 1 में यानी स्टेप 1 में कैसे स्टार्ट करना है समरी को। गिव एन ऑसम स्टार्ट। सबसे पहले आपको एक शानदार से शुरुआत करनी है। वो कैसे करना है? मेंशन द पोएम एंड पोएट नेम। सबसे पहले उस पोएम का नाम लिखना है, आप किस पे समरी लिख रहे हैं, और साथ में पोएट का नाम लिखना है, उसके पोएट कौन है। उसके बाद टाइप ऑफ द पोएम, और पोएम किस टाइप का है। एंड आखिर में लास्टली द थीम ऑफ द पोएम। आखिर में जो पोएम है उसमें कौन सी बात की गई है। सपोज डैट मुझे द सोल्जर की समरी लिखना है। सबसे पहले पोएम का नाम क्या लिखेंगे? द सोल्जर, और साथ में पोएट का नाम द रूपर्ट ब्रूक। उसके बाद टाइप ऑफ द पोएम, एक किस टाइप की पोएम है। यह एक बार पोएम है जिसमें यूथ के बारे में लिखा गया है। उसके बाद थीम ऑफ द पोएम, इसे हम आगे बताएंगे आपको इंट्रोडक्शन में। फिर स्टेप 2, इसमें समरी का बॉडी लिखना होता है कम से कम 2 से 3 पैराग्राफ में। आखिर समरी में कौन सी बात की गई है पोएट के द्वारा। और स्टेप 3 में आपको समरी को कंक्लूड करना है औसम तरीके से, शानदार तरीके से लगना चाहिए। यहाँ पर मालूम पड़ना चाहिए कि यहाँ पर समरी कंप्लीट हो रहा है। वो कैसे करना है? जस्ट मेंशन हाउ वाज द राइटर वर्क है, मतलब राइटर का वर्क यहाँ कैसा था इस पोएम में। एंड द मैसेज ऑफ द पोएम, मतलब पोएम में कोई ऐसा संदेश जो पोएट देना चाह रहे हैं। इस देर एनी मैसेज बी द राइटर वांट्स टू गिव, यू आल्सो हैव टू मेंशन दैट। इस तरह से आप टोटल 4 पैराग्राफ में समरी को कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्टिंग के लिए, सेकंड और थर्ड पैराग्राफ समरी का बॉडी लिखने के लिए, और लास्ट पैराग्राफ 4 में आपको समरी को कंक्लूड करने के लिए यानी एंड करने के लिए। दिस इज द इजी फॉर्म टू राइट ए समरी। अब आगे बढ़ते हैं। आपको पता होगा जिस चैप्टर की हम समरी को स्टार्ट करते हैं उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जान लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट। द सोल्जर का इंट्रोडक्शन, आप इसे अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेंगे इंट्रोडक्शन को। यहाँ से कन्फर्म है कि एग्जाम में आ जाएगा ऑब्जेक्टिव में, इसलिए आप इसे अच्छे तरह से याद कर लें और समझ लें। द सोल्जर एक किस टाइप की पोएम है? द सोल्जर एक किस टाइप की पोएम है? यह एक सोनेट है। अब आप पूछेंगे सोनेट का मतलब क्या होता है? सोनेट का मतलब होता है यह कविता एक सोनेट है। सोनेट हम अंग्रेजी के उस कविता को कहते हैं जिसमें 14 लाइन्स होती है, मतलब टोटल 14 पंक्ति होती है। यहाँ पर इस पोएम में टोटल 14 लाइन्स है। सोनेट में टोटल 14 लाइन्स होती है, या 14 लाइन्स 2 हिस्से में बटी होती है। पहले हिस्से में 8 लाइन्स होती है जिसे हम ऑक्टिव कहते हैं, और अगले हिस्से में 6 पंक्तियाँ होती है जिसे हम सेक्टेट कहते हैं। तो टोटल 8 और 6 कितना हो गया? 14, इन 14 पंक्ति हो गया। जो 8 लाइन होती है वो किसी विषय के बारे में प्रस्तुत करता है, यानी कोई मुद्दा उसमें उठाया जाता है, और अगली 6 लाइन्स में उसका समाधान किया जाता है, यानी उसका सॉल्यूशन किया जाता है पहली 8 लाइन्स वाले के लिए। यहाँ पर एक बात और गौर करने वाली है कि ऑक्टिव से सेक्टिव की तरफ बढ़ते हुए कभी अचानक अपने टोन को बदल देता है, जिससे टेक्निकली हम टर्न कहते हैं। तो आप यहाँ पर इजीली समझ गए होंगे। इसमें टोटल 14 लाइन्स है। इसमें फर्स्ट वाले को 8 में डिवाइड कर दिया और सेकंड वाले को 6 में डिवाइड कर दिया,
8 वालों को हम ऑक्टिव बोलते हैं और 6 वालों को हम सेक्टेड बोलते हैं। ये जो 8 लाइन्स वाली होती है ये किसी विषय की प्रस्तुत करता है, यानी कोई मुद्दा को उठाता है, और जो 6 लाइन्स वाली होती है ये उसका सॉल्यूशन करता है। यही था सोनेट का मतलब, जिसमें टोटल 40 लाइन्स होती है। और इसके पोएट कौन है? रूपर्ट ब्रूक। द सोल्जर के पोएट कौन है? रूपर्ट ब्रूक। इनके बारे में भी कुछ इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। इस पोएम में कवि रूपर्ट ब्रूक खुद एक सैनिक थे, जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड की तरफ से लड़ा था, और अपने देश के सैनिकों में जोश भरने के लिए उन्होंने इस कविता को लिखा था। यह कविता उस समय इतनी प्रसिद्ध हुई कि इंग्लैंड के जन जन के जुबान पर थी। दुर्भाग्यवश 1915 में इनका क्या हो गया? निर्धन हो गया। मच्छर के काटने की वजह से इनका जो बॉडी में क्या हो गया? जहर फैल गया, इसी कारण इनका देहांत हो गया। अब आगे रॉबर्ट ब्रूक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जान लेते हैं। ये सारा इंपॉर्टेंट है लिखा हुआ। बोर्न इन, इनका जन्म कब हुआ? 3 अगस्त 1887 को। 3 अगस्त 1887 को इनका जन्म हुआ। और कहाँ हुआ था? इंग्लैंड के रग्बी में। रग्बी एक जगह का नाम है जो कि इंग्लैंड में है। रग्बी इज़ द नेम ऑफ द प्लेस हेयर। और रग्बी एक खेल भी है, लेकिन उसके बारे में नहीं, यहाँ पर एक प्लेस के बारे में बात की गई है। और इनका देहांत कब हुआ? डाइड इन 23 अप्रैल 1915 को इनका निधन हो गया था। 23 अप्रैल 1915 को इनका निधन हो गया। इनका जल्दी निधन क्यों हो गया? डाइड ड्यू टू सेप्टिसीमिया। अब आप पूछेंगे सेप्टिसीमिया क्या है? सेप्टिसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है, खून में जहर भर जाता है। कहा जाता है कि उन्हें मच्छर के काटने की वजह से उनका निधन हो गया था, या फिर जंग में उन्हें कट लग गई थी। शायद इन्हीं की वजह से उनका निधन हो गया था। और उनका प्रोफेशन क्या था? वो एक पोएट थे, और साथ में क्या थे? एक सोल्जर थे। वह खुद एक सैनिक थे। ही इज़ कंसिडर्ड टू बी ए वार पोएट। और उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें एक युद्ध कवि माना जाता है। हिज फादर वाज ए हाउस मास्टर एट रग्बी स्कूल। और उनके पिता क्या थे? उनके पिता रग्बी स्कूल में हाउस मास्टर थे। अब हम थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन रॉबर्ट ब्रूक और W.B. येट्स के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। उन्होंने क्या इनके बारे में कहा था? इन द वर्ड्स ऑफ W.B. येट्स के शब्दों में, रूपर्ट ब्रूक वाज द मोस्ट हैंडसम यंग मैन ऑफ इंग्लैंड। ये जो W.B. येट्स के शब्दों में, वो भाई इंग्लैंड के, वे कौन? रॉबर्ट ब्रूक। रॉबर्ट ब्रूक इंग्लैंड के सबसे हैंडसम युवक थे। ये लाइन किसने कहा था? W.B. येट्स ने कहा था। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये लाइन दे देगा। अब बोलेगा कि ये लाइन किसने किसे कहा, तो W.B. येट्स ने किसे कहा? रॉबर्ट ब्रूक को कहा था। अब इस पोएम का हम थीम जान लेंगे, जो कि समरी में लिखना होता है फर्स्ट पैराग्राफ में। द पोएम डिस्क्राइब्स ब्रूक्स पैट्रियोटिक व्यू दैट इट इज ए ग्लोरियस एंड ऑनरेबल सेक्रीफाइस टू डाई फॉर योर कंट्री एंड स्पेसिकली इंग्लैंड। मतलब हुआ कि ये जो कविता है पोएम द सोल्जर, इस कविता में पोएट रॉबर्ट ब्रूक ने देशभक्ति से भरे दृष्टिकोण का वर्णन करती है कि अपने देश और विशेषकर इंग्लैंड से, स्पेशली इंग्लैंड, विशेषकर इंग्लैंड के लिए मरना एक गौरवशाली और सम्मानीय बलिदान है। ग्लोरियस एंड ऑनरेबल सेक्रीफाइस टू डाई फॉर योर कंट्री एंड स्पेशली इंग्लैंड। फाइनली अभी इस पोएम का हम समरी को देखेंगे। यही है आपका समरी, चैप्टर नंबर 6 पोएट्री का द सोल्जर। सबसे पहले हम पैराग्राफ 1 देखेंगे। आपको बिल्कुल ऐसे ही एग्जाम में लिखना है, पैराग्राफ वाइज, यहाँ से यहाँ, ऐसे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। आपको ये सब नहीं लिखना है पारा 1, पारा 2, पारा 3, पारा 4। आपको बिल्कुल ये से लिखना है। देखिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ, द सोल्जर इज ए वार पोएम रिटन बाई रॉबर्ट ब्रूक। ये जो पोएम है द सोल्जर, यह क्या है? एक युद्ध कविता है जो कि रॉबर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया है। द सोल्जर इज ए वार पोएम रिटन बाई रॉबर्ट ब्रूक। ही वाज एन इंग्लिश सोल्जर। वह क्या है? एक अंग्रेज फौजी हैं। एंड आल्सो पोएट, और साथ में कवि थे। एंड फेमस फॉर हिज बार सोनेट, और वो किस लिए फेमस थे? बार सोनेट के लिए फेमस थे, जो कि 14 लाइन्स की हुआ करती थी। वहीं उस पर लिखा करते थे बार सोनेट। इन दिस पोएम, इस कविता में, ही टॉक्स अबाउट, उन्होंने कहा है हीज अफेक्शन एंड सेक्रीफाइस फॉर द कंट्री। इस कविता में
वह देश के लिए अपने प्यार, अफेक्शन मतलब प्यार, और सेक्रीफाइस मतलब बलिदान। इस कविता में वह देश के लिए अपने प्यार और बलिदान के बारे में बात किए हैं। सी नेक्स्ट पैराग्राफ 2। द पोएट सेज, कवि कहते हैं कि डैट व्हेन एवर आई वुड डाई, मैं जब भी मरूंगा, डैट सर्टेन पीस ऑफ लैंड वुड बी फॉर एवर इंग्लैंड। कवि कहते हैं कि मैं जहाँ भी मरूंगा, उस जमीन का कुछ टुकड़ा, सर्टेन पीस ऑफ लैंड, उस जमीन का कुछ टुकड़ा हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। आई एम डैट रिच डस्ट, मैं वह समृद्ध धूल हूँ, हु वॉज बोर्न इंग्लैंड, जो मैं इंग्लैंड में पैदा हुआ था। कंज्यूम्ड ब्रीथ टू लिव, जीने के लिए सांस भी यहीं से लिया। कहाँ से? इंग्लैंड से। वाज गिवन रिवर टू टेक वाथ, स्नान करने के लिए भी नदी भी यहीं मिली। एंड वेयर टू रोम, और घूमने के लिए भी रास्ता भी यहीं मिला, और घूमने के लिए रास्ता भी यहीं मिला। इतने सारे एहसान हैं जो मुझ पे किया है मेरे देश ने, कवि ये कहना चाहते हैं। सी नेक्स्ट पैराग्राफ 3। ही डज नॉट गिव एनी प्लेस टू इविल इन हिज माइंड, वह अपने मस्तिष्क में, माइंड मतलब मस्तिष्क में, कोई भी इविल मतलब बुरी बात अपने देश के प्रति नहीं आना देना चाहते हैं। ही डज नॉट गिव एनी प्लेस टू इविल इन हिज माइंड, वह अपने मस्तिष्क में कोई भी बुरी बात अपने देश के प्रति नहीं आने देना चाहते हैं। ही नेवर पुल्स हिमसेल्फ अवे फ्रॉम द सर्विस ऑफ इंग्लैंड, मतलब वह कभी भी खुद को इंग्लैंड की सेवा से दूर नहीं करना चाहते हैं। ही नेवर पुल्स हिमसेल्फ अवे फ्रॉम द सर्विस ऑफ इंग्लैंड। ही वांट्स ए कंट्री, वे ऐसा एक देश चाहते हैं जहाँ वेयर देयर वुड बी पीस एवरीवेयर, जहाँ हर जगह शांति हो। एंड पीपल वुड लिव इन एन इंग्लिश हेवन, मतलब और जो लोग रह सकें ऐसी स्वर्ग में जो इंग्लैंड का स्वर्ग हो। मीन्स इंग्लिश मतलब इंग्लैंड का स्वर्ग में। इसे एंड कैसे करना है? इट्स रियली एन ऑसम सोनेट बाय रॉबर्ट ब्रूक, यह एक शानदार सोनेट लिखा गया है रॉबर्ट ब्रूक के द्वारा। इन विच ही हैज़ ब्रिलियंटली शोन, उन्होंने शानदार तरीके से दिखाया है हिज पैट्रियोटिक फीलिंग्स इन ए ब्रीफ मैनर, उन्होंने अपनी देशभक्ति की भावना को बहुत कम शब्दों में उजागर किया है, बहुत ही शानदार तरीके से कम शब्दों में अपने देश की भावनाओं को उजागर किया है। यही था आपका द सोल्जर की समरी। उम्मीद करता हूँ यह आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कृपया आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।